बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नुसरत हारिस और आप देख रहे हैं कौम की आवाज़। कौम की आवाज़ में आज बहुत इंटरेस्टिंग मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं जो हमारे लिए इंटरेस्ट का भी बाइस है, खुशी का भी बाइस है और जिनसे इंस्पिरेशन भी हासिल की जा सकती है। मेहमान को मिलवाने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हमारे जितने प्रोग्राम्स हैं वो थरली रिसर्च्ड होते हैं। उसमें बहुत सा ऐसा कंटेंट होता है जो आपको आपके घर वालों को इंस्पायर कर सकता है, आप उसे पसंद करते हैं। सो फॉर ऑल द अपडेट्स आपको हमारा चैनल सब्सक्राइब करना है और उसे फॉलो करना है। सो टुडे मुझे बड़ी खुशी होती है जब पाकिस्तान में हम मुख्तलिफ लोगों को बहुत सी चीज़ें अपनी ज़िंदगी में अचीव करते हुए देखते हैं अपनी मेहनत के बलबूते पे। उनकी स्टोरी, उनका गुजरा हुआ हर लम्हा जब वो याद करते हैं या जब हम उसे अपनी आंखों के सामने फैंटेसाइज करते हैं तो हम हैरत ज़दा रह जाते हैं। हम ये सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि क्या वाकई अनथक मेहनत और जज्बा ऐसा होता है जो आपको कहाँ से कहाँ पहुँचा देता है। आज मैं आपके सामने एक स्टोरी लेकर आई हूँ और ये स्टोरी है फर्स्ट ट्रांसजेंडर लॉयर की। मैं बात कर रही हूँ निशा राव के बारे में, जो पाकिस्तान की पहली ट्रांसजेंडर लॉयर हैं। हमने अनफॉर्चुनेटली हमने और दुनिया के कुछ ममालिक में हमने इस जिन्स के बारे में कुछ मखसूस पैराहे अपने सामने रखे हुए हैं या बनाए हुए हैं या सोच अपने सामने रखी हुई है और हम उसी के इर्द गिर्द इनको देखते हैं या सोचते हैं। लेकिन जैसे जैसे दुनिया तब्दील हो रही है, जैसे जैसे मर्दों औरतों में तब्दीली आ रही है, हर इंसान में तब्दीली आ रही है, बल्कि हर जानदार में तब्दीली आ रही है। और जिस तरह आज हमारे साथ निशा राव मौजूद है हमारे स्टूडियो में, एक अचीवर के तौर पे मौजूद है, पाकिस्तान की पहली ट्रांसजेंडर लॉयर के तौर पे मौजूद है। इनकी ज़िंदगी की एक स्टोरी है, कोई सिल्वर स्पून लेकर या गोल्डन स्पून लेकर ये पैदा नहीं हुई है, बल्कि इनकी जो स्टोरी है वो आज हम इनसे सुनेंगे। आपको खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल का थैंक्स करती हूँ कि उन्होंने मुझे इज़्ज़त दी और मुझे अब बुलाया अपने चैनल पे, और जो मेरी इश्यूज़ हैं, मेरी कम्युनिटी के इश्यूज़ हैं, उनको हाईलाइट करने का मुझे मौका दिया। थैंक यू अगेन। थैंक यू मैं कहना चाहूँगी आपको, क्योंकि आपने पाकिस्तान में एक ऐसे रास्ते का इंतखाब किया है और अपनी पर्सनालिटी पे काम करके वो दरवाज़ा खोला है जो बहुत सारे लोगों के लिए रोशनी की किरण साबित हो सकती है। सो थैंक यू दैट यू हैव टेकन आउट टाइम और आप यहाँ पर आई। अच्छा मुझे बताइए निशा, बहुत से लोग आज आपको देख रहे होंगे, इस स्माइल के पीछे बड़ी मेहनत है, बड़ा शायद दुख भी छुपा होगा। सही कहा। पैदाइश कहाँ हुई आपकी? कौन से इलाके से ताल्लुक़ है? बेसिकली मैं पंजाब से बिलोंग करती हूँ। लाहौर में मेरी पैदाइश हुई। बहन भाइयों में मैं सबसे छोटी हूँ। मैट्रिक तक मैंने तालीम घर पे हासिल की। उसके बाद मैट्रिक के बाद मैं मूव करके कराची आ गई थी। तो जब मैं पंजाब में थी अपने बहन भाइयों के साथ, तो वहाँ पर नेबर्स का मेरे साथ रवैया, क्लासमेट का मुझे बहुत परेशान करता था। बाज़ औक़ात तो मैं ये फ़ील करती थी कि पता नहीं मेरे अंदर कोई ख़ामियाँ हैं या मैं दूसरे बच्चों से बहुत डिफरेंट हूँ। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसे फ़ील होता था कि मुझ में कुछ ना कुछ फ़ॉल्ट है। अच्छा। लेकिन जब मैंने मैट्रिक किया तो मुझे पता चला कि मैं एक प्रॉपर लड़का या लड़की नहीं हूँ, मैं एक थर्ड जेंडर हूँ। मैं काफ़ी डिप्रेशन में चली गई। मैंने समझा मेरा फ्यूचर नहीं है या मेरी ज़िंदगी ही नहीं है। लेकिन फिर मैंने सोचा शायद इसमें भी अल्लाह ताला की कोई हिकमत होगी। अच्छा, जब ये आपको खुद रियलाइजेशन हुई है आपको? हाँ, मुझे लोगों से फील होना शुरू हो गया था। ठीक, तो आपको ये रियलाइजेशन हुई, उसके बाद आपने किसी से ये बात कही, कुछ डिस्कस किया, किसी घर वाले से, दोस्त से, किसी से भी? नहीं, काफ़ी डिस्कस किया, डॉक्टर से राब्ते किए, काफ़ी मेरे मसाइल्स को लेके परेशान हुए सब लोग। तो फिर लास्ट में मैंने ये फ़ैसला किया क्यों ना मैं अपनी कम्युनिटी में चली जाऊं, घर को मूव कर दूं, वहीं जाकर अपनी लाइफ अपने लोगों के साथ ही गुजारूं। मेरा इनके साथ कोई फ्यूचर नहीं है। मैंने स्टार्ट में यही समझा। तो फैमिली का जो स्ट्रिक्ट रवैया होता था, मैं समझती थी कि फैमिली मुझसे रिजेक्शन कर रहे हैं दूसरे बहन भाइयों में और मुझ में, लेकिन ऐसा नहीं था। वो मुझसे लाड प्यार की वजह से मुझे चाहते थे कि मैं कहीं ख़राब ना हो जाऊँ, किसी एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ में ना आ जाऊँ, इस वजह से वो स्टिक रवैया। लेकिन फैमिली के लिए ये एक्सेप्ट करना भी तो मुश्किल है ना। हमारे यहाँ अभी भी इस दौर में भी एक्सेप्टेंस बड़ी मुश्किल है। गो कि मोहब्बत पे कोई सवाल नहीं है, माँ बाप हैं, औलाद कैसी भी होगी, कैसी भी दिखती होगी, कुछ भी होगा, लेकिन माँ बाप को औलाद से मोहब्बत होती है, मोहब्बत पे सवाल नहीं है। लेकिन ये एक्सेप्टेंस बहुत मुश्किल है। हाँ, लेकिन पेरेंट्स जो होते हैं ना ट्रांस के, वो एक्सेप्टेंस रखते हैं, वो कबूल भी करते हैं, उनका बिहेवियर भी अपने ट्रांस बच्चों के साथ बहुत अच्छा होता है। लेकिन जो हमारे रिलेटिव्स होते हैं, उनकी वजह से हमें बहुत ज़्यादा दुश्वारियाँ हमारे सामने आती हैं
और वही दुश्वारियाँ हमारे पेरेंट्स को भी हमारे से डबल आती हैं। क्यों? उन्हें वो रोज़ बुलिंग करते हैं। हमें तो सोसाइटी में बुलिंग होती है, लेकिन हमारे साथ साथ हमारे पेरेंट्स को भी होती है, और वो हमारे लिए बहुत मसलन के बहुत दर्दनाक होता है कि हमारे पेरेंट्स को हमारी वजह से बातें सुननी पड़ती हैं। इसलिए फिर मैंने लाहौर से मूव किया तो मैं कराची आ गई। जब मैं कराची में आई, मैंने समझा हमारा गुरु चेला जो सिस्टम है वो बहुत अच्छा होगा, पोलाइट होगा, पावरफुल होगा। वहाँ पर हमें वो सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल होंगी जो हमारे पेरेंट्स हमें प्रोवाइड कर रहे हैं। देन यहाँ आने के बाद मुझे पता चला कि पेरेंट्स का रवैया और गुरु कल्चर जो है ख्वाजा सराओं का बहुत मुख्तलिफ होता है। यहाँ पर आने के बाद हमें खाने का मसला हुआ, रहने का मसला, मसलन कि लाइफ एक प्रॉब्लम्स में ही चलती चली गई। और हमारी कम्युनिटी में कराची के अंदर ऐसा नहीं है कि ख्वाजा सराओं को पढ़ाया जा रहा है या इनके लिए फंडिंग है या गवर्नमेंट इनको फंड्स पे कर रही है, ऐसा कुछ नहीं है। हैंड टू माउथ सिस्टम है। यहाँ पर कम्युनिटी के ज़्यादातर लोग 80 या 90% ट्रांसजेंडर्स जो हैं वो बैगिंग करते हैं कराची के सिग्नल्स पर, स्ट्रीट्स में, होटल्स वगैरह, मॉल्स में। इस तरह का यहाँ पर पैकेज है। लेकिन मेरी लाइफ इतनी उस तरह की गुजरी थी कि मैंने फ्रेश मैट्रिक किया था, देन मेरी एज बहुत कम थी और मैंने कभी बैगिंग का सोचा भी नहीं था। ना तो मैंने 10 साल तक बुक्स में ये पढ़ा था कि निशा कराची जाके भीख मांगेगी। मेरे लिए बहुत टफ लाइफ स्टार्ट होगी। एक तरफ तो मैंने ये फैसला कर लिया कि पेरेंट्स को छोड़ दिया। सेकंड, जब मैं कम्युनिटी में आई तो मेरे लिए बैगिंग, समझो कि मेरी लाइफ में ना इम्तिहान आ गए। कभी आपने अपनी कम्युनिटी में ये कहा कि मैं पढ़ना चाहती हूँ और मुझे तो कुछ बनना है, कुछ बनना, इसके अलावा भी कुछ बनना चाहती थी? बच्चे बड़े होते हैं, बड़े सारे ख्वाब होते हैं, तब्दील होते जाते हैं। कुछ बनना चाहती थी कुछ और? लॉयर से पहले मेरा जब मैं एफएससी में फर्स्ट ईयर में थी तो मैंने यही सोचा था कि मैं ब्रेन सर्जन बनूंगी। इट्स माय ड्रीम था। अच्छा। मेरे पेरेंट्स का भी था कि मैं डॉक्टर बनूंगी, लेकिन मैं तो डॉक्टर नहीं बन सकी, लेकिन मेरी सिस्टर डॉक्टर बन गई। अच्छा। लेकिन मैं अनफॉर्चुनेटली घर से मूव करके यहाँ आ गई। तो आपने जब यहाँ कम्युनिटी को बताया कि जी मैं तो ब्रेन सर्जन बन सकती हूँ या मेरे इस तरह के ख्वाब हैं, तो उन्होंने क्या रद्द-ए-अमल का इजहार किया? नहीं, यहाँ पर आने के बाद तो मैं तालीम को भूल ही गई। मैंने कहा कि यहाँ 3 टाइम मुझे खाना मिल जाए और सोने के लिए छत मिल जाए। इस पर भी मैं थैंक्स गॉड करूँगी कि अल्लाह तेरा शुक्र है कि तूने मुझे 3 टाइम खाना दिया। यहाँ पर तो खाने तक की नौबत ऐसी आ गई थी कि एक टाइम मिलता था, एक टाइम नहीं होता था। लाइफ का पहलू ही चेंज हो गया था। जो ख्वाब लेके घर से आई थी उससे अपोजिट यहाँ पर सब कुछ करना पड़ा। ठीक है, फिर आपने उन्हीं लोगों के साथ मिलके, जो ज़ाहिर है जिनके साथ आप रह रही थी और जो कम्युनिटी है, आपने भी सिग्नल्स पे भीख मांगी? जब हम स्टेशन से उतरे, हम 3 ट्रांसजेंडर्स कराची से फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट थे। पंजाब से हम जब मूव करके कराची आए, हम 3 ट्रांस थे और हम फर्स्ट ईयर में थे तीनों। जब हम यहाँ पर आ गए तो हम जब आए तो हमारी कम्युनिटी को अच्छी एरियाज़ में घर नहीं मिलते। हमें कच्ची आबादी थी कैंट स्टेशन के साथ, हिजरत कॉलोनी। हम वहाँ पर चले गए। वहाँ पर ट्रांस के साथ हमने पूरी हमारी जो कम्युनिटी रह रही होती है, हमने उनको ज्वाइन किया, उनके साथ रहे। उन्होंने हमें बोला कि हमारे लिए ऑप्शंस थे, या तो हम वेडिंग डांसिंग कर सकते थे, या बैगिंग, या सेक्स वर्किंग। हमारा तीनों चीज़ों से एक्सपीरियंस नहीं था। एक बच्चा जो स्टूडेंट लाइफ से आता है, जिसकी एज 14 से 15 के दरमियान होती है, उस बच्चे को लाइफ में सोसाइटी में इतनी ज़्यादा चीज़ों के बारे में नॉलेज नहीं होता। नहीं, और ये तीनों चीज़ें ही एक्सेप्टेबल भी नहीं होती उस तरह। और जब पढ़ लिख रहे होते हैं या आम इंसान से अगर वो अपने मुनासिब माहौल में ज़िंदगी गुजार रहा हो तो वो ये तीनों चीज़ें नहीं करना चाहेगा। नहीं, हमारे लिए सोसाइटी में बैरियर्स हैं। हमारे लिए ऑप्शंस ही नहीं है। हमारे लिए ये ऑप्शंस नहीं है हम वेटरिंग करें, टेलरिंग करें, कहीं पर जाके वॉचमैन करें, मेड करें, एनीथिंग्स, कुछ भी नहीं है। हमारे लिए सोसाइटी में यही था कि जो हिजड़ा कल्चर होता है, ख्वाजा होता है, या तो वो रोडों पे भीख मांगता है या वो रात में वेडिंग डांसिंग करता है। मुझे तो इन तीनों चीज़ों का एक्सपीरियंस भी नहीं था और कभी मैंने लाइफ में ये नहीं सोचा था कि मैं ये काम भी करूँगी। तो हमने बैगिंग मांगने को ज़्यादा सेफ समझा और फिर हमने बैगिंग करना ही स्टार्ट कर दिया। फर्स्ट डे हम रेडी हुए, तीनों फ्रेंड्स और जो हमारी कम्युनिटी के लोग हैं, गुरु होते हैं, उनके साथ। तो उन्होंने हमें समझा दिया अपने शॉप्स जाकर भीख मांगनी है। तो मैं कैंट स्टेशन पर फर्स्ट डे भीख मांगने आई तो मुझे मेरे अल्फाज, ज़बान, मेरा कुछ भी साथ नहीं था। ऐसे लग रहा था जैसे मेरा कोई एग्ज़ाम है आज और बहुत टफ़ डे है मेरे लिए। तो मैंने 1 रुपया उस दिन कमाया, मेरी आंखों से आंसू उस दिन आ गए और मुझे 1 हफ़्ता बुखार रहा।
फिर मैंने डिसाइड किया नहीं मैं भीख नहीं मांगूंगी, लेकिन मेरी कम्युनिटी के लोगों ने बोला यही तुम्हारी ज़िंदगी है निशा, तुमने सारी ज़िंदगी भीख मांगनी है, तुम्हारा यही फ्यूचर है, तुमने यही करना है। काफ़ी उन्होंने मुझे समझाया, मुझे सपोर्ट किया, तो फिर मैंने बैगिंग स्टार्ट कर दी। तो जब मैं भीख मांगती थी 2 साल मुझे हो गए थे बैगिंग करते हुए। पहले मैं शॉप्स पर भीख मांगती थी, फिर उसके बाद मैं 3 तलवार सिग्नल बैगिंग करने लग गई। तो 2 साल के बाद मुझे ख्याल आया निशा नहीं, तुम्हें पढ़ना चाहिए, तुम्हारा फ्यूचर भीख मांगना नहीं है, तुम भिखारी नहीं बन सकती, अल्लाह ने तुम्हें हाथ पाँव दिए, अक्ल दी और तुम्हारे पास अभी बहुत टाइम है, तुम स्टडी को जारी करो। इससे आगे मैं आपसे पूछूंगी, लेकिन एक चीज़ बताइए कि ये जो 2 साल थे जिसमें आप गदागरी करती रहीं, बैगिंग करती रहीं, इसमें कई बार आपको घर वाले याद आए होंगे, कई ऐसे मौके आए होंगे कि आप शायद बहुत रोई हों, कई ऐसे मौके होंगे कि जो आपने पूरा दिन या 2 दिन या 3 दिन खाना ना खाया हो, कई ऐसे मौके भी होंगे जिसमें किसी ने आपको कोई जुमला ऐसा बोला होगा तकलीफ़ दे। याद है कुछ आपको? कुछ बताना चाहेंगी? किसी गाड़ी वाले से आपने कभी कुछ मांगा हो? लोगों का रवैया क्या है हमारा इस हवाले से ट्रांसजेंडर्स की जानिब? क्योंकि जो उनकी तरफ की स्टोरी है कि उनको खाना नहीं मिल रहा, पूरे दिन में 1 रुपया कमा रहे हैं, 10 रुपये कमा रहे हैं, या जो कुछ उनकी स्टोरी है वो आपने बताई, लेकिन लोगों का रवैया जो रोज़ आपने फेस करना है, उसकी कौन सी ऐसी कोई याद है, कोई ऐसी चीज़ है जो दिल दुखाने वाली है, आज भी सोच के अफसोस होता है? सबसे पहले तो सोसाइटी की जो हमारा रोल होता है, नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों चीज़ें हमें मिलती हैं। कुछ लोग हमारे से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, कुछ लोग हमें धुतकारते हैं, वो समझते हैं कि ये जो हम गदागरी कर रहे हैं रोडों पर आके, ये हमारा बिजनेस है। ऐसा नहीं होता, हमारी मजबूरियाँ होती हैं, हमें खाने पीने का मसला होता है, हमारे पेरेंट्स होते हैं, बूढ़े होते हैं, हमारी बहनें जवान होती हैं, शायद में भी आई थिंक कि निशा की तरह लोग पढ़ रहे हों, अब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होते हैं, लेकिन सोसाइटी नहीं समझती। सोसाइटी ये समझती है कि ये रोज़ बैगिंग कर रहे हैं, इनका बिज़नेस है, कारोबार है। सोसाइटी करती है, बहुत ज़्यादा इश्यूज़ ऐसे लाइफ में आते हैं कि इंसान के पास खाने को कुछ नहीं होता, लोग धुतकारते हैं, लोग डांट भी देते हैं। ऐसा सारा मैंने फेस किया। कभी किसी ने हाथ तो नहीं उठाया आप पे? नहीं, ऐसा मेरे साथ कभी नहीं हुआ। क्यों? मैंने हमेशा सेफ़ तरीके से अपने आप को महफूज रखा और उसी तरीके से मैंने चली। क्यों? मैं स्टूडेंट लाइफ से थी और मैं आगे भी पढ़ना चाहती थी। ठीक, तो उस पे आ जाते हैं कि आपने फिर डिसाइड किया कि पढ़ना है। ये 2 साल हो गए, अब वापस पढ़ाई की तरफ आना है। हाँ, 2 साल जब मैं कम्युनिटी में आ गई, पहले मैं एक पूरी एक बिल्डिंग में रहती थी कम्युनिटी के साथ, जहाँ पर 25-30 लोग रहते थे। उसके बाद मैंने ये डिसाइड किया मैं अलोन एक रेंट पर रूम लूँ, अकेली रहूँ, अपने फ्यूचर का प्लान्स करूँ, स्टडी को जारी करूँ, और अच्छे अच्छे दोस्त बन गए मेरे, जिनके साथ हमेशा मैंने पढ़े लिखे लोगों से ही दोस्ती रखी, लड़के हों लड़कियाँ हों। तो हमारी कम्युनिटी में तो पढ़े लिखे होते ही नहीं थे। और सेकंड, मैं पहले कच्ची आबादी में रहती थी। मैंने सबसे पहले ये फैसला किया कि मैं दोस्तों की हेल्प के साथ किसी अच्छे एरिया में मूव कर जाऊं, जहां पर मेरी जो खुद की लाइफ है वो सेफ हो जाए। ठीक है। सेकंड, फिर मैंने ये डिसाइड किया क्यों ना मैं अपनी तालीम को जारी करूं। मेरे पास आईडी कार्ड नहीं था। फिर आपको पता है कि थर्ड जेंडर के लिए हमारे किसी भी कॉलेज में एडमिशन ओपन नहीं होता, तो मेरी ये प्रॉब्लम हो गई। तो फिर मैंने जो FA किया वो मैंने प्राइवेट किया। सुबह में मैं 3 तलवार पे भीख मांगने जाती थी। अच्छा, कॉलेज में एडमिशंस भी नहीं मिलते? नहीं, ट्रांस के लिए नहीं, कोटा नहीं होता था। अब देखें कि एक ख्वाजा सरा है, तो उसका तो कोई कॉलम ही नहीं था, उसका आईडी कार्ड ही नहीं था सबसे पहले। सेकंड, उसका कॉलम नहीं था। अब जहाँ पर जाते हैं स्टूडेंट्स के लिए लड़का लड़की होती है और ख्वाजा सरा नहीं होता, तो मेरा तो एक स्पेस नहीं था वहाँ पर। और मैं किस लेवल से वो जाके फॉर्म फिल करूँ, मैं मर्द बन के करूँ या फीमेल बन के करूँ, मुझे तो यही समझ नहीं आती थी। तो सेकंड मैंने क्या किया, मैंने प्राइवेट एग्ज़ाम दी। ठीक है। प्राइवेट एग्ज़ाम में भी मेरे लिए प्रॉब्लम क्रिएट होगी कि वो अब मुझे मेल्स में बिठाएं या फीमेल्स में बिठाएं। लाइफ काफ़ी डिस्टर्ब चली। जब मैंने इंटर किया तो सुबह में मैं भीख मांगती थी, मेरा इंटर हो गया, मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई, चलो अब मैं ग्रेजुएशन की तरफ मूव करूँगी। तो जब मैं ग्रेजुएशन में गई कराची यूनिवर्सिटी में, वहाँ पर मेरे साथ इस तरह हुआ, मेरा फार्म तो हो गया, मेल्स में हुआ, तो उसके बाद मेरा आना जाना प्रॉब्लम बन गया। क्यों? मैं पहले कभी पब्लिक बसेस मैंने यूज़ नहीं की। मेरे लिए ये डिसाइड करना टफ़ हो गया, मैं मेल डिपार्टमेंट यूज़ करूँ या फीमेल डिपार्टमेंट यूज़ करूँ।
और आपको पता है कि मेरे पास इतनी ज़्यादा आप अर्न नहीं खुद था। किस में कंफर्टेबल हैं? जैसे अगर आपसे कोई पूछे कि ट्रांसजेंडर जहां हमारे पास उनका कोई बॉक्स नहीं बना हुआ या उनके लिए हमने चीज़ें अलहदा नहीं की हुई, वो खुद कहाँ कंफर्टेबल होते हैं, विद मेल्स और विद फीमेल्स? देखिए कि ट्रांस का जो कास्ट्यूम होता है वो फीमेल्स की तरह होता है, वो मेकअप्स करते हैं, लॉन्ग हेयर रखते Appearance हैं, वैसा ही है, जी। अपीयरेंस, और उनका जो फिजिकल जो होता है वो फीमेल से रिलेटेड सोच है, जो orientation है, वो female तो है। मैं यही सजेशन करूंगी कि ट्रांसजेंडर्स को फीमेल कोटे के साथ ही मुंसलिक कर दिया जाए। इसका ये होगा कि उनकी जो एक नेचर है वो अपनी नेचर के डिपेंड पर हैं। अगर उनके लिए ऐसा नहीं हम कर सकते तो हम उनके लिए एक थर्ड कॉलम बना दें ख्वाजा सरा। अच्छा, तो जैसे यूनिवर्सिटी वगैरह है, कॉलेज है, वहाँ लड़के लड़कियाँ मौजूद होंगे। आप जाहिर है अगर लड़कियों के साथ रवैया कैसा है, लड़कियाँ हैं या लड़के हैं वो एक्सेप्ट करते हैं? क्योंकि पढ़े लिखे माहौल में हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि लोग इस चीज़ को समझेंगे और वो अगर ट्रांसजेंडर भी उनके साथ पढ़ रहे हैं या उनके साथ काम कर रहे हैं तो उनको स्पेस देंगे, रिस्पेक्ट देंगे। क्या ऐसा ही है या अभी भी लोगों के रवैये से या उनके एक्सप्रेशन से आपको लगता है कि तब्दीली की ज़रूरत है? नहीं, अब बहुत ज़्यादा चेंजिंग आ गई है। मैं चाहती हूँ कि जो अब माहौल है, स्टूडेंट हमें बहुत ज़्यादा प्रमोट कर रहे हैं। मैं आपको बताती हूँ कि अब कोविड के दौरान आपको पता है मार्च से लॉकडाउन हुआ था पाकिस्तान के अंदर, तो हमें यूथ ने बहुत ज़्यादा प्रमोट किया। जो स्टूडेंट्स यूनिवर्सिटीज़ के हैं या यूथ है, उन्होंने हमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। जो यूथ है वो ट्रांस पर थीसिस कर रहे हैं, ट्रांस की कम्युनिटी को सपोर्ट करते हैं, ट्रांस के इश्यूज़ को हाईलाइट करते हैं। यूथ माशाल्लाह पाकिस्तान के अंदर रोशन ख्याल है। जी बहुत अच्छे हैं। मैं यूथ स्टूडेंट्स जितने भी हैं वो मेरे इदारे को, ट्रांसपेरेंट सोसाइटी को बहुत प्रमोट कर रहे हैं और इसके अलावा भी यूथ हमारे साथ बहुत अच्छे तरीके से। अच्छा, तो जब आपने फाइनली आप SM लॉ कॉलेज में आ गई ना, और आप लॉयर बनने का आपने सोच लिया, लॉयर बनने का ख्याल आपको अपने हुकूक को पामाल होते हुए देख के ही लगा कि जी मुझे लॉयर बनना चाहिए और मेरे कम्युनिटी के लोगों को भी सपोर्ट करना चाहिए? नहीं, वो कहते हैं ना भागते की लंगोटी, इस तरह करके कोई मुहावरा है। तो मैं पुलिस वालों से बहुत ज़्यादा डरती थी शुरू से। अच्छा। कि हमारी कम्युनिटी में ज़्यादातर जो ट्रांस हैं पढ़े लिखे नहीं होते जी। और जो कि मैं भीख मांगती थी, इलीगल काम है। आपको पता है लीगल तो है ही नहीं, बैगिंग करना, गदाकारी करना ना तो हमारे इस्लाम में ये जायज़ है और ना अगर कानूनी तौर पर देखा जाए तो हम पुलिस वालों से बहुत ज़्यादा डरते थे। और मैं तो बहुत ही ज़्यादा पुलिस से डरती थी। क्यों? उनका रवैया, बदतमीज़ी करना, सिग्नल्स पर आकर बदतमीज़ी से बात करना और हमारे पैसे छीन लेना, इन चीज़ों से मैं बहुत ज़्यादा मसलन के ख़ुद को बहुत वो अजीब सा फील करती थी। तो जब मुझे मेरे जो आजकल सीनियर हैं, मेरे उस्ताद हैं, जो मेरे दोस्त भी हैं, उन्होंने मुझे कहा कि तुम अगर वकालत के शोबे की तरफ आओगी तो तुम्हें बहुत अच्छी मसलन की रिस्पेक्ट भी मिलेगी और पुलिस के साथ भी तुम बातचीत अच्छे तरीके से कर सकती हो। मैंने कहा वो कैसे? उन्होंने बोला तुम पुलिस स्टेशन में जाती हो, तुम्हारी एप्लीकेशन होगी, जब तुम्हारे पास लाइसेंस होगा, तुम एक वकील होगी, तुम्हें राइट्स के बारे में पता होगा। अगर तुम कोई FIR लॉन्च करवाने जा रही हो, एप्लीकेशन देने जा रही हो, तो तुम्हें पता होगा कि तुम किस सेक्शन के तहत ये काम करना चाहोगे। तो मैंने और तो चीज़ें नहीं सोची, मैंने यही सोचा चलो पुलिस वालों से अपनी पुरानी दुश्मनी का हिसाब लूँगी। तो इस तरह करके फिर मैं लॉ की तरफ आ गई। लेकिन अदरवाइज अगर देखा जाए तो मैंने कभी वकील बनने का सोचा भी नहीं था। मगर अब बनने के बाद कैसा लगता है? सेकंड, मैं लॉ को इतना पसंद नहीं करती थी, बहुत टफ था, पढ़ना पड़ता था, बहुत स्ट्रगल थी। लॉ की लैंग्वेज थोड़ी डिफरेंट होती है ना? जी जी। ऑफ और फॉर से ही मीनिंग चेंज हो जाते हैं। सो आप अब कैसा लगता है वंस यू हैव अचीव्ड इट और आप यहाँ बैठी हैं और आपका कॉन्फिडेंस लेवल बता रहा है कि आपको आपकी तालीम ने बहुत कॉन्फिडेंस दिया है, तो अब कैसा लगता है? देखें कि मैं ब्लैक कोट को बहुत ज़्यादा पसंद करती हूँ और जब मैं ब्लैक कोट पहनती हूँ तो मैं समझती हूँ कि मैं निशा नहीं हूँ, मैं ख्वाजा सरा नहीं हूँ, मैं ख़ुद को एक वकील समझती हूँ। और जब मैं पुलिस स्टेशंस में जाती हूँ तो बेधड़क बेबाक होके जाती हूँ, ऐसा समझती हूँ मेरे लिए कुछ भी नहीं है। क्यों? मुझे रूल्स का, अपने राइट्स का, अपने आप का, अपनी कम्युनिटी के राइट्स का, हर चीज़ का नॉलेज होता है। अगर मैं कहीं भी जा रही होती हूँ तो मैं अपना लाइसेंस दिखाती हूँ तो मेरी कभी भी चेकिंग नहीं होती, मेरी चीज़ों की चेकिंग नहीं होती। और वो आगे से मुझे इतना अच्छा पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलता है, अच्छा आप हैं निशा जी, हमने आपका इंटरव्यू देखा है, देखें कि एक मुझे देखें कि अल्लाह ने इतनी ज़्यादा इज़्ज़त से नवाजा है, मैं जितना खुदा का शुक्र अदा करूँ कम है। एक मैं थर्ड जेंडर हूँ, पेरेंट्स से बहुत दूर हूँ, कम्युनिटी को सपोर्ट कर रही हूँ।
और सोसाइटी इतना मुझे सपोर्ट और लाइक कर रही है। मैं सोसाइटी को भी और पाकिस्तानी कौम को भी, जितने मेरे फ्रेंड्स हैं उनको, और जो मेरे फ्रेंड्स आउट हैं कराची से बाहर हैं उनको सबको थैंक्स करती हूँ कि वो मुझे इतना ज़्यादा प्यार कर रही हैं और इतना सपोर्ट करते हैं। मैंने 2 चीज़ें आपसे पूछनी है, फिर हमारा वक्त क्योंकि यहाँ पर ख़त्म हो रहा है। आपसे इतनी बातें हुई, मज़ा आ रहा है आपकी बातें सुनकर भी, और सबसे अच्छी या खुशी की बात यह है कि आप लोगों के लिए एक रोल मॉडल हैं। तो वो तमाम लोग जो आपकी कम्युनिटी के हैं, अब आप उनको क्या इससे निकालना चाहती हैं, उनको इंस्पायर करना चाहती हैं, क्या करना चाहती हैं? एक तो उनके लिए क्या करना चाहती हैं, दूसरे अपने इंडिविजुअल भी ख्वाब होते हैं इंसान के, वो आपका ख्वाब क्या है जो आप अचीव करना चाहती हैं? सबसे पहले तो मेरा एक इदारा है ट्रांस प्राइड सोसाइटी, मैं उसको रन कर रही हूँ। अपने इदारे के प्लेटफॉर्म से मैं अपनी कम्युनिटी के लिए एम्पावरमेंट की तरफ उनको लाना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि मुझे लोग सपोर्ट करें ताकि मैं उनके लिए छोटे छोटे बिजनेसेस बना सकूं। जो ख्वाजा सरा पढ़ना चाहते हैं, मैं चाहती हूँ वो निशा की तरह भीख या कोई एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ ना करें। सोसाइटी अगर मुझे सपोर्ट करे, मैं उनको स्टडी करवाऊँ ताकि वो नॉर्मल कम्युनिटी में जाके इज़्ज़त के साथ अपनी ज़िंदगी गुजार सकें। सही। और निशा अपने लिए क्या करना चाहती हैं? निशा पारेक ला पढ़ना चाहती है, अगर उसका स्पॉन्सर होगा यूके से जाकर। और इसके अलावा निशा LLM करना चाहती है। देन निशा का जो ख्वाब है, माई ड्रीम इज़ लाइफ इज़ टू बिकम अ जज। मैं चाहती हूँ कि मैं पाकिस्तान की हिस्ट्री में जज बनूँ, पहली जज ट्रांसजेंडर। जैसे पहली लॉयर तो आप बन गई हैं, अब आपने पहली जज बनना है, और आप ही हैं वो जिसका BBC ने इंटरव्यू किया था। उसका भी थोड़ा सा बता दीजिए, क्यों किया था उन्होंने इंटरव्यू आपका? मैं सिंध मुस्लिम लॉ कॉलेज में 2nd ईयर की स्टूडेंट थी। मैं सुबह में भीख मांगती थी, शाम में मैं पढ़ने जाती थी। मुझे किसी भी डिपार्टमेंट ने, किसी NGO ने कोई फंडिंग नहीं की थी। मैं सुबह में 3 तलवार भीख मांगती थी और मैं फिर शाम में सिंध मुस्लिम लॉ कॉलेज जाती थी। तो उस दौरान उन्हें कहीं से नॉलेज हुआ कि एक ख्वाजा सरा सिंध मुस्लिम लॉ कॉलेज में स्टूडेंट है, तो उन्होंने मेरी एक डॉक्यूमेंट्री बनाई थी। वो डॉक्यूमेंट्री इतनी हिट हुई थी, उसके बाद मुझे इतनी ज़्यादा जॉब्स और लोगों ने स्पॉन्सर और प्रमोट मुझे किया। वहाँ से मेरी लाइफ का स्टेप जो था या मेरी ज़िंदगी का फ्यूचर वहाँ से बनना शुरू हुआ। खैर निशा, आपसे मिलके बहुत खुशी हुई। हमारी तमाम नेक तमन्नाएं और दुआएं आपके साथ हैं। वॉइस ऑफ नेशन की जानिब से हम खुसूसी तौर पे अपने फोरम से आपको वेलकम कहते हैं। आपकी जानिब तमाम हमारी दुआएं कि आप पाकिस्तान का नाम भी रोशन कीजिए, और आपने जो एक इंसान की इज़्ज़त होनी चाहिए, जो उसका मकाम होना चाहिए, उसकी जिन्स से हटके उस चीज़ को आपने ज़्यादा बेहतर तरीके से पोर्ट्रे किया है। और मैं इसी नोट पे इस प्रोग्राम का इख्तिताम करना चाहूँगी कि तालीम जो है वो इंसान का सबसे कीमती जेवर कह लीजिए, उसका सबसे कीमती एसेट कह लीजिए, जो उसको बना देता है, जो उससे कोई छीन नहीं सकता। निशा इज़ एन एग्जाम्पल फॉर यू। हम तो अपने बच्चों को, छोटों को, सबको कहते हैं कि तालीम तुम्हारे लिए इम्पॉर्टेंट है, लेकिन देखिए कि तालीम वहाँ से जब सड़क पे आप मजबूर हो जाएं कि आपने गदागरी करनी है, लेकिन वो आपकी तालीम है जो आपको लाकर ऐवानों में बिठा देती है और उस कुर्सी पे बिठा देती है जिस पे आप बैठना चाहते हैं। सो थैंक यू सो वेरी मच। इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात करेंगे, आपसे भी मुलाकात करेंगे, और आप अपना फीडबैक हमें पहुंचाते रहिए। इस तरह की कोई इंस्पिरेशनल स्टोरी आप शेयर करना चाहते हैं, यू आर मोर देन वेलकम। आप वॉइस ऑफ नेशन की टीम से उसको शेयर कीजिए, और फिर हम आपकी स्टोरी को भी हाईलाइट करने की कोशिश करेंगे। यू टेक केयर, फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।